एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार तुम, सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक तूफान भर तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, उफान अर्थात उबाल, उफान अर्थात आवेग, उफान अर्थात एजिटेशन, उफान अर्थात उत्तेजना, उफान अर्थात जोश। एक उफान भर तो पार कर मुश्किलों का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर अपने अंदर, तेरे कदमों की मंजिल को भी अब तो तलाश है। मंजिल तुमको खोज रही है। हो तुम आसमान समेटे, कि उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार सुन, सरलता का गाना तुम।
रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर तू पार कर मुश्किल का समंदर। नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह, नई खोज, नई जस्तजू, सब कुछ नया। हर दिन नवजन्म है, न्यू बर्थ, न्यू लाइफ, न्यू एज, न्यू किंगडम। प्राणिक यात्रा का तीसरा चरण चालू है। पहला चरण 1 मास का, दूसरा चरण 1 मास का, तीसरा चरण 27 दिनों का और चौथा चरण 21 दिनों का। तीसरे चरण में भी 7 दिन पूरे हुए, 20 दिन बाकी हैं तीसरे चरण के। और इन 20 दिनों में हम प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। ढेर सारे प्रश्न हैं। इससे भी अधिक है, ये तो कुछ ही है, पर सारे प्रश्न उत्तरों की हम चर्चा करेंगे इस तीसरे चरण के आज के 8वें दिन में, अगले 20 दिन तक। प्रश्न बहुत सारे हैं और बहुत से प्रश्न इस टॉपिक के बाहर के हैं, फिर भी वो सभी प्रश्न हम लेंगे। कुछ प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण है कौन पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है। ये केवल बुद्धि की खुजलाहट है या जिज्ञासा है। वास्तव में प्रश्नों के उत्तर चाहिए या केवल पूछना है इसलिए पूछ रहे हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला कितना जानता है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है टेस्ट, सामने वाले को पता है या नहीं पता है। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो वास्तविक है और जो लोग कर रहे हैं इस यात्रा में है, उनके वो प्रश्न हैं। और प्रश्न कई तरीके से उत्तर दिए जा सकते हैं। कुछ डाइट से संबंधित है, कुछ प्राणिक जीवन से संबंधित है, कुछ क्रेविंग से संबंधित है, कुछ भूख से संबंधित है, कुछ सतयुग से संबंधित है, कुछ बीमारियों से संबंधित है, कुछ प्राणिक साधन जो बताए उससे संबंधित है और कुछ किसी से भी संबंधित नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, परंतु प्रश्न देने में उत्तर 4 रीति से दिए जा सकते हैं। एक, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, मेडिकल में भी एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एलोपैथी छोड़कर जितनी भी विधा और विधियां है संसार में उपचार की, उस आधार से। तीसरा, अध्यात्म के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। चौथा, अध्यात्म में भी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी के आधार पर। और पांचवा, प्राणिक लिविंग के आधार पर। एक एक प्रश्नों के 5 उत्तर हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि उनमें विरोधाभास हो थोड़ा बहुत, परंतु प्रश्न कौन पूछ रहा है ये महत्वपूर्ण है और क्यों पूछ रहा है ये महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत बड़े दार्शनिक मौलिकपुत्र आता है और वो प्रश्न पूछता है कि मुझे आपसे पूछना है, उत्तर चाहिए, ईश्वर कौन है और कहाँ है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि वास्तव में जानना चाहते हो
या बस ऐसी ही उत्सुकता है? वो कहता है वास्तव में जानना चाहता हूं और ये प्रश्न कईयों से पूछ चुका हूं। बुद्ध कहते हैं क्या प्रश्न के उत्तर जानने के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हो? वो कहता है कुछ भी। क्षत्रिय हूं जैसे आप क्षत्रिय थे, और सत्य को आपने खोजा, मुझे भी खोज करनी है, मुझे भी पता करना है। कुछ भी कर सकता हूं, कब से ढूंढ रहा हूं उत्तर। बुद्ध कहते हैं अगर उत्तर चाहिए तो 2 साल मौन रहना पड़ेगा मेरे पास, चुप, कुछ प्रश्न नहीं पूछना। अगर 2 साल के बाद प्रश्न होगा तो मैं जवाब दूंगा, और ये मेरा वादा है। मौलिका पुत्र थोड़ा सा घबरा जाता है। वचन तो दिया है, परंतु 2 साल चुप रहना ये बड़ी बात है। अगर कहा होता ऊपर से कूद जाओ तो कूद गया होता, जहर पी लो तो जहर पी लिया होता। आसान है। 2 साल वो भी बिना पूछे और चुप रहकर। बुद्ध कहते उसके बाद तुम जो भी पूछोगे सभी प्रश्नों के मेरा वादा है ये तुमसे। तुम भूल भी जाओ तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। और जब ये वार्तालाप हो रहा होता है तो वहीं पेड़ पर एक बूढ़ा सन्यासी बैठा हुआ है, भिक्षु। वो कहता है खबरदार, जो पूछना है अभी पूछ लो। मैं भी ऐसे ही आया था एक समय, और मेरे भी बहुत सारे प्रश्न थे, और इन्होंने कहा था कि 2 साल चुप रहो। हाँ, 30 साल हो गए, प्रश्न ही खो गए, इसलिए मैं तो फंस गया। तुम मत फंसना, अब भी पूछ लो जो पूछना है। बुद्ध कहते हैं मेरा वचन है ये कि मैं उत्तर दूंगा। और मौल का पुत्र वो भी क्षत्रिय है, वचन का पक्का है। वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूं। 2 साल वहीं रुक जाता है। 2 साल पूरे होते हैं, वो तो भूल गया है, बुद्ध को याद है। बुद्ध पूछते हैं पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न था? वो कहता है कौन सा प्रश्न और कैसा प्रश्न? इस मौन में सारे प्रश्न खो गए। प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, प्रश्न को ही नष्ट कर देना होता है। किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि सारे प्रश्नों के सभी उत्तर मौन से निकलते हैं, शून्य से निकलते हैं, और सभी प्रश्नों का उत्तर एक परमात्मा है। इसलिए प्रश्न तो बहुत पूछे हैं यहाँ पर लक्ष्य प्रश्नों का उत्तर देना नहीं है, प्रश्न ही नष्ट कर देना है। प्रश्न ही खो जाए, प्रश्न ही गिर जाए, वही परम उत्तर है। और जो वास्तव में ये अगर यात्रा कोई कर रहा है तो उसके मन में पहला तो प्रश्न होंगे नहीं, अगर है भी तो उसे खुद ही उसका उत्तर मिल जाएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये अज्ञात क्षेत्र है, टेरा इनकॉग्निटो। तो प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न यहाँ करेंगे, पर हर एक को अपने प्रश्न का उत्तर खुद खोजना है, खुद ही ढूंढना है। ये खुद की तलाश है। वास्तव में प्राणी की यात्रा मैं कौन हूं की यात्रा है। प्राणी की यात्रा संपन्नता की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, स्वराज्य अधिकारी बनने की यात्रा है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की यात्रा है। कल की अव्यक्तवाणी स्वराज्य अधिकारी। हमारा चित्र बताओ। बाबा कहते हैं तुमको मैंने दर्पण दिया है। कौन सा दर्पण है? स्वराज्य अधिकारी का चार्ट। कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, कोई दाग तो नहीं दर्पण पर, जैसे नहाते समय आईने में। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं और मैं निराकार सब कुछ देखता भी हूं। मेरी आंखों से कोई बचा नहीं, कोई छिपा नहीं। माइन्यूट डिटेल्स बाबा के पास है। लक्ष्य संपूर्णता का है। ये यात्रा संपूर्णता की यात्रा है, ये भोजन की यात्रा नहीं है, ये रॉ फूड की यात्रा नहीं है, ये फास्टिंग की यात्रा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये यात्रा अव्यक्त फरिश्ता बनने की यात्रा है।
इससे पहले कि प्रश्नों की ओर जाए, पहले कल बाबा ने क्या क्या कहा वो आप बताएंगे। तुम कौन हो? तुम वर्ल्ड ऑथोरिटी के बच्चे हो, ये भूलो नहीं, ये स्मृति में रखो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शक्तियों का ऑर्डर करो, शक्तियों को ऑर्डर दो, आह्वान करो। परंतु कैसे आह्वान करो? समय अनुसार। कैसे आह्वान करो? सीट पर बैठकर। कैसे आह्वान करो? अथॉरिटी के साथ। कैसे आह्वान करो? मालिक बनकर ऑर्डर करो। कैसे आह्वान करो? जैसे बाप का आह्वान करते हो और बाप आ जाते, वैसे शक्तियों का आह्वान करो और शक्ति आ जाएगी। ऑफिशियल दरबार लगाओ। शक्तियां नहीं आ रही है तो क्या कहेंगे? विधि से ऑर्डर करो, सीट पर बैठकर ऑर्डर करो, अथॉरिटी से ऑर्डर करो, मालिकपन की स्मृति से ऑर्डर करो, स्मृति स्वरूप होकर ऑर्डर करो। शक्तियां तुम्हें वरदान में मिली है जन्म दिवस पर। जन्मते ही तुमको शक्तियां मिल चुकी है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म की दुत्कार है। नहीं बहाने नहीं उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें? सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें? सिंह की हो संतान तुम। बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर। ये पूरे 20 दिन का ये स्लोगन रहेगा। एक उफान भर, एक जोश, एक उबाल, फिर से वो नशा। और क्या कहा कल? प्रंगम युग की प्रॉपर्टी है ये शक्तियां। समय, संकल्प और बेस्ट को बेस्ट कर दो। देखो, चेक करो, परसेंटेज निकालो। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, और वहाँ के स्वराज, यहाँ के स्वराज्य, वहाँ के राज्य अधिकारी, यहाँ के रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। कौन सी रील कराई? मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। आप समान, आप समान क्या? अव्यक्त संपन्न फरिश्ता स्वरूप बने कि बने। आह्वान करो, बाप का आह्वान। और क्या कहा? अचानक, अंतकाल, किसी का भरोसा नहीं है, ना विश्व का अंत ना तुम्हारा अंत। नहीं बताएंगे बाबा। हर घड़ी अंतिम घड़ी। लाडले बच्चे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ। आह्वान। और ताज दिया है। कौन सा ताज पहनाया है? जिम्मेदारी का ताज, प्रकाश का ताज, अव्यक्त फरिश्ते का ताज। और तिलक कौन सा दिया? स्मृति का तिलक। करावन हार बन, करणहार हमें बनाया। और पिंजड़ा खुला, पंछी उड़ा। पिंजड़ा खुला, कौन से पिंजड़े? 2 पिंजड़े। कौन से? 2। पिंजड़ा खुला, पंछी उड़ा। कौन सा पिंजड़ा? साकार देह का और साकार हिसाब किताब का। 2 पिंजड़े कौन से हैं? साकार देह का और साकार हिसाब किताब का पिंजड़ा। पिंजड़ा खुला, पंछी उड़ा। पंछी आह्वान कर रहा है, उड़ा हुआ पंछी आह्वान कर रहा है। किन पंछियों का? जो पिंजड़े में है। पर पिंजड़े वाले पंछी कहते हैं हम बहुत ठीक है, वी आर हैप्पी। वो कहता है ऊपर आओ, ऊपर आओ। वो कहते हैं ना ना, यहाँ पर टाइम टू टाइम भोजन मिलता है। ऊपर उड़ेंगे तो भोजन का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पे सारी सुख सुविधा, एसी है, हीटर है, सब है। यहाँ ही अच्छा लगता है। 2 एस्ट्रोलॉजर्स आपस में बात कर रहे थे और सोच रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे,
और उन्होंने सोचा कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। उन्होंने खुद ही ढूंढा, ज्योतिषी है, तो एक ने पाया कि मैं अगले जन्म में मच्छर बनने वाला हूँ, और दूसरों ने पाया कि मैं अगले जन्म में हाथी बनने वाला हूँ। ये उन्होंने स्टडी की खुद पर कि मैं मच्छर और तुम हाथी। और जो मच्छर बनने वाला है उसने कहा, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, अगले जन्म में जब मैं मच्छर बनूंगा तुम आके मुझे कुचल देना, मार देना, क्योंकि इतना छोटा जन्म मुझे नहीं चाहिए। मैं हायर बर्थ लेना चाहता हूँ, ह्यूमन बर्थ, मनुष्य बर्थ, दुर्लभ जन्म जो है वो मुझे मिले। तुम अपना वादा याद रखना। वादा बिल्कुल। दोनों मर जाते, एक मच्छर एक हाथी। हाथी एक बार घूम रहा है, एकदम गंदगी के पास पहुंचता है, उसे तो बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं होती है उस गंदगी, तो इतने मच्छर है। फिर अचानक देखता है उसका अपना पूर्व जन्म का मित्र वहां बैठा है, मच्छर के रूप में पहचान लेता है, क्योंकि दोस्ती गहरी थी। वो उसके पास जाता है और उसे कुचलने ही लगता है, तो वो मच्छर कहता है, रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम? वो कहते, पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं और तुमने ही मुझसे कहा था मार दो। बोले, कब कहा था मुझे याद नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं यहाँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, कौन सा अगला जन्म, कौन सा अच्छा जन्म, यही अच्छा जन्म है, इससे अच्छा और कोई जन्म हो ही नहीं सकता, मुझे यही रहना है और यही मुझे अच्छा लगता है, यही मेरा संसार है, इससे ऊपर कोई जन्म हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं मुरलियों में, महल माड़ियों में रहते और कहते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। पिंजड़े के अंदर पंछी बैठे हैं, पिंजड़े के बाहर जो पंछी है वो उन्मुक्त गगन में उड़ रहा है। वो कहता है उड़ो आओ, वो कहते ना ना यही ठीक है। उन्हें पता ही नहीं ऊपर का आनंद क्या है। अपनी रूढ़िवादिताओं में फंसे हुए, अपनी मान्यताओं और बिलीफ सिस्टम्स में फंसे हुए, उन्हें पता ही नहीं कि स्वतंत्रता क्या होती है। ब्रिद्धारियन अर्थात टू बी फ्री, प्राणिक लिविंग अर्थात स्वतंत्रता की यात्रा है। आगे आगे आ जाएंगे। स्वतंत्रता की यात्रा है, स्वतंत्रता की, स्वतंत्र हो जाना, मुक्त हो जाना, सभी बंधनों से पार निकल जाना, ये यात्रा है ये। और क्या कहा कल? स्नेह की लहरें। बाप के दिल में, हमारे दिल में क्या है? क्या है? स्मृति की तस्वीर। उसके दिल में क्या है? हमारा दिल समाया हुआ है उसके दिल में। स्नेह की लहरें, मोतियों की मालाएं, स्नेह का विमान। कितनी अलंकारिक भाषा है। अनहद नाद ऑटोमेटिक बजता रहता है। कौन सा? हमारे कितने गीत हैं, बाबा का एक ही गीत है, वाह बच्चे वाह। हमारे ढेर सारे। और क्या था कल? आशाओं के दीपक जलाओ, वहां नहीं बजा था, पर आशा। मधुबन वालों को क्या कहा? बहुत पावरफुल वाक्य है। मधुबन में क्या ना हो, नाम निशान खत्म हो जाए मधुबन में, वेस्ट का नाम निशान खत्म। मधुबन में हर एक महान है नंबरवार। मधुबन निवासियों से मुलाकात। एक का लाख गुना यज्ञ सेवा का फल। तो अभी आते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ, पर प्रश्न उत्तरों से पहले दो तीन बातें और। एक क्लासिफिकेशन हमने इन 67 डेज में बहुत सी बातें हमने देखी। ये भी जैसे क्लास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, इसके बाद जब भट्टी पूरी हो जाएगी तो सबका सेकंड ईयर चालू होगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अभी हम लोग साथ में हैं, बाद में सब अकेले अकेले हो जाएंगे इस यात्रा में। तो इससे पहले कि हम प्रश्न उत्तरों की तरफ आए, और प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं, ये इतने हैं और भी बहुत है, अभी आना चालू है। ये तो ऑफिशियल जो आए हैं, बाकी अनऑफिशियल तो आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरीज को समझना है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 4 कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 अर्थात, या फिर कैटेगरी 0 भी हो सकती है,
माइनस में भी है। कैटेगरी 0 अर्थात ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं प्राणिक लिविंग भी कुछ होता है। कैटेगरी 0 अर्थात उनको ये पता ही नहीं कि प्राण ऊर्जा भी कुछ होती है। उन्हें ये पता ही नहीं, उन्हें लगता है 3 बार भोजन खाओ, 4 बार टोली खाओ, इसी से हम जीवित हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ये है 0 कैटेगरी। माइनस वाले वो है जो माइनस वाले कैटेगरी है नहीं, पर हो सकती है जो विरोध करते हैं, बिल्कुल सुनना ही नहीं है, कान बंद, ग्रुप से आउट, क्लास में आना बंद, क्लास डिलीट। ये है माइनस वाली, पर इसको कैटेगरी इंक्लूड नहीं की गई है। कैटेगरी 0 अर्थात अनअवेयर, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे भी एक जीवन है जिसमें ऊर्जा से जिया जा सकता है, ऊर्जा के तल पर काम किया जा सकता है और जीवन ऊर्जा से चलता है। ये वो कैटेगरी है। कैटेगरी 1 अर्थात यहाँ अवेयरनेस आई है कि हाँ है, ऐसा भी एक जीवन है कि जिसमें हम ऊर्जा से जुड़ते हैं, परमात्मा से ऊर्जा लेते हैं, योग से ऊर्जा लेते हैं, प्रकृति से ऊर्जा लेते हैं, और ये शरीर ऊर्जा से चलता है। ये शरीर केवल खाने से नहीं चलता है। पतले दुबले लोग ओपीडी में आते हैं हमारे पास, कहते हैं क्या करें, वजन ही नहीं बढ़ता, इतना खाते 1 किलो नहीं बढ़ता, इतने सालों से खा रहे, पूरा घी का डिब्बा पी जाते हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ता। प्रकृति वैसी है, अर्थात भोजन के अतिरिक्त भी कुछ है जो वजन को बढ़ाता है। और जो मोटे मोटे होते हैं 100 किलो और ऊपर वाले, इतना सा खाते हैं चिड़िया जैसा, फिर भी इतना सा कम नहीं होता है। 3 राउंड लगाते हैं, 4 राउंड लगाते हैं, धाम धाम पूरा नक्की हिला देते हैं, फिर भी जरा सा कम नहीं होता है, और खाते कुछ भी नहीं। अर्थात कुछ तो और तत्व है जो काम कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, कैटेगरी 1, इनको ये समझ में आने लगा कि हाँ कुछ तो है, इतना सब ठीक है, पैसे है, सब कुछ है, सब कुछ खाने पीने का है, पर शरीर में शक्ति क्यों नहीं है? कोई बीमारी नहीं है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, पर शक्ति की अनुभूति नहीं होती है, थकान रहती है निरंतर। क्या करें अब? जरूर शक्ति कहीं और से आ रही है। सोचते सोने से शक्ति मिल जाएगी, सोते 8-8, 10-10, 20-20 घंटा, परंतु थकान के साथ ही उठते हैं, उदास रहता है मन, कोई कारण नहीं है दुख का, सब कुछ ठीक है, फिर भी मन उदास है। तो कैटेगरी 1 अर्थात वो जो ये समझने लगते हैं कि ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा है, प्राणिक फील्ड है, क्वांटम एनर्जी है। साइंस भी धीरे धीरे इसे समझ रहा है, जान रहा है। वी आर एनर्जी बींग्स, ये सारी ऊर्जा ही ऊर्जा है, हम भी ऊर्जा से ही बने हुए। हम किस से बने हुए? ऑर्गन से बने। ऑर्गन किस से बने हुए? मॉलिक्यूल से बने हुए। मॉलिक्यूल किस से बने? सेल से बने हुए। सेल किस से बने? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से बने हुए। ये सब किस से बने हुए? लाइट से बने हुए। लाइट क्या है? एनर्जी, वाइब्रेशंस। तो आखिर सारा खेल प्रकंपनों का है, ये प्रकंपनों का संसार है। ये माइक, ये पेन और हम तीनों एक ही है, एक रीति से। सब वाइब्रेशन से, सब वाइब्रेट हो रहा है, प्रकंपन ही प्रकंपन है। तो ये कैटेगरी 1 है जिसमें ये पता चल गया, अवेयरनेस आ गई है कि ऊर्जा है। और जैसे यहां अवेयरनेस आ गई है, तुरंत क्षमता बढ़ गई। पहले थकान होती थी, अभी पता है कि मुझ में अनंत शक्ति है, मैं ऊर्जावान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। यह संकल्प ही ऊर्जा भर देता है। शरीर वही, भोजन वही, संकल्प परिवर्तन हुआ, चेंज हो गया सब कुछ। ऊर्जा आई कहां से? संकल्प से ऊर्जा आई। जिसकी इच्छा होती है कि मुझे जीना ही है, कुछ भी हो जाए मैं मरूंगा नहीं, मरूंगी नहीं, वो नहीं मरते दृढ़। और जिनकी अंदर से इच्छा ही नष्ट हो जाती है, उनके लिए बड़े से बड़ी ट्रीटमेंट, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी फेल हो जाता है, क्योंकि अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, मुझे जीना ही नहीं है। कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 अनुभव करने लगते हैं। कैटेगरी 2 बहुत बड़ी कैटेगरी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आएंगे वर्तमान में। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया है। रॉ फूड लिया, उस दिन देखा कि एकदम ऊर्जा बढ़ गई, अनुभव किया, थोड़ा सा टेस्ट किया, थोड़ा सा फास्टिंग किया, उस दिन देखा कि ऊर्जा
का अनुभव हुआ। इंटरमिटेंट फास्टिंग किया 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, थोड़ा थोड़ा करके देखा, अनुभव होने लगा। ये कैटेगरी में बहुत सारे लोग आएंगे। सारे इलाज कराया, किसी से भी बीमारी ठीक नहीं हुई, किसी नेचर क्योर सेंटर में चले गए, वहाँ पर 15 दिन रसाहार किया, एकदम अनुभव हुआ कि बीमारियाँ ख़त्म हो गई, जो थकान रहती थी, जो ब्लॉकेज था, वो सब हट गया। यहाँ पर नेचर की ओर आएगा, कैटेगरी 2 है ये। बहुत सारे सिस्टम्स है संसार में, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, NDS और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब रॉ डाइट, फास्टिंग, उपवास, एनिमा, ग्रीन जूसेस, डिटॉक्स थेरेपी, क्लेंजिंग थेरेपीज, ये सब सिखाते हैं। ये सब कैटेगरी 2 है, जिसमें व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि हाँ, रोज जो एडिक्ट हो गए थे आज वो नहीं किया तो कितनी ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो ये कैटेगरी 2 में सबको ऊर्जा का अनुभव होगा। और यहाँ पे प्रकृति से संबंध जुड़ा। जिस दिन थोड़ा सा प्रकृति में गए, बैठे, एकदम अच्छा लगा। दिन भर एक्सरसाइज की, बहुत अच्छा लगा सारे दिन भर। तो कैटेगरी 2 है ये, जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है इस ऊर्जा का। उसको खुद ही अनुभव होता है कि मेरे अंदर जो निरंतर कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, निरंतर पेट में भारीपन, यहाँ पर बहुत सारे डिटॉक्स होने लगता है, हीलिंग होने लगता है। ये कैटेगरी 2 है, जिसमें बहुत सारे ऊपर नीचे और मान्यताओं के अनुसार कैटेगरी ये बदलते रहता है। व्यक्ति कभी रॉ पर जाता है, कभी फिर कुक्ड पर आता है, फिर कुक्ड पर जाता है, फिर रॉ पर जाता है, कभी वेजिटेरियन बनता है। इसमें सारे आते हैं। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है नॉनवेज से वेजिटेरियन बनना। ये अनुभव किया उसने यहाँ पर कि वो जो पहले नॉनवेज खाते थे, अब वेजिटेरियन जब से खाने लगे, तब पहले सोचते थे नॉनवेज खाने से ताकत आती है, क्योंकि जिम में वही सुनाया जाता है, बताया जाता है। फिर धीरे धीरे पता चला नहीं, वो नहीं खाना है, ये खाओ। तो ऐसा अनुभव होने लगा कि यहाँ शक्ति और बढ़ गई है। और फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारा आता है। इसमें वेजिटेरियन होगा, वेजिटेरियन नॉन वेज से वेजिटेरियन बने, वेजिटेरियन से कोई वीगन बना, कोई रॉ फूडिस्ट बना, कोई आधा, एक बार खाते, एक बार कम खाते, एक बार ज़्यादा खाते, सब एक्सपेरिमेंट चलते हैं। ये कैटेगरी 2 है। इस भट्टी का लक्ष्य है हमें कैटेगरी 3 तक पहुँचना है। कैटेगरी 3 बहुत बड़ी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में हो सकता है बहुत सारे लोग वर्तमान में हैं और उन्हें खुद पता नहीं कि वो कैटेगरी 2 में है, 3 में है। कैटेगरी 3 जो है वो है, अधिकतर लोग उसमें लिक्विड्स पर रहते हैं, सारे दिन भर लिक्विड्स और एक टाइम खाएंगे। एक ये कैटेगरी है। कैटेगरी 3 में बहुत सारे ग्रुप्स है। पहला, मैक्सिमम लिक्विड्स और कभी कभी सॉलिड्स। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हफ्ते में 2 बार सॉलिड लेते हैं, बाकी समय लिक्विड्स रखते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि सारा ही हफ्ता सॉलिड लिक्विड्स पर रहते हैं। एक दिन फिक्स करके रखा है, सैटरडे सॉलिड खा लेंगे। क्यों खाएंगे? और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं तो कंटिन्यूअस लिक्विड्स पर ही रखते हैं, परंतु जब सोशल ओकेजन्स होते हैं, घर में पार्टी होती है, क्रिसमस होता है, दिवाली होती है, तो फिर वो सबके साथ, इसलिए नहीं कि भूख है, भूख के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी विजय हो चुकी है। भूख प्यास से व्यक्ति ऊपर निकल गया है। यहाँ पर वो खाता है, परंतु खा के, सॉलिड खा के वापस तुरंत निकल जाता है उससे। अभी एक बार खाए तो एडिक्ट हो जाते, उससे निकल नहीं पाते। और ये स्टेज 4 महीना जब स्टेबल होती है, तब कैटेगरी 3 कहा जाता है। 4 मास तक स्टेबल। और इसमें बहुत सारे लोग आएंगे जो च्यूइंग का काम बहुत कम कर देते हैं, चबाना, ड्रिंकिंग, क्योंकि 2 प्रोसेसेस है, एक है डाइजेशन, एक है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन में बहुत ऊर्जा खर्च होती है शरीर की, पचाने में। हमारा आधा से ज़्यादा ऊर्जा उस सॉलिड फूड जो लिया उसको पचाने में जाती है। लिक्विड्स का फायदा ये है कि उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, केवल शरीर उसको सोख लेता है, उसमें ऊर्जा थोड़ी कम नष्ट होती है। इसलिए हम अपनी ऊर्जा को दूसरी जगह लगा सकते हैं, अपने आप नींद कम हो जा रही होती है उसमें। तो कैटेगरी 3 अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा समय लिक्विड्स पर। और लिक्विड से क्या क्या फायदे? और लिक्विड में केवल रसाहार नहीं है, सब कुछ है। लिक्विड कैटेगरी बहुत बड़ी है। लिक्विडेरियन डाइट, लिक्विड लाइफस्टाइल ही बनानी है यहाँ पर। एक 4 दिन के लिए फास्टिंग, ये सब नहीं है। ब्रेदारियन लिविंग, ये फास्टिंग और उपवास की यात्रा बिल्कुल भी नहीं है ये। रादर वी डू नॉट रेकमेंड फास्टिंग,
रेकमेंड फास्टिंग करना ही नहीं है यहाँ पर, किसी भी तरह का फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, किसी भी तरह, वो हठ योग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, वो ये बेहद है, वो हद है। ये जो कैटेगरी 2 वाले लोग हैं थोड़ा सा अहंकारी हो जाते, क्योंकि उसमें 3 है, एक रॉ फूड वाले हैं, एक फ्रूटेरियन वाले हैं जो केवल रॉ फूड खाते हैं, केवल फ्रूट खाते हैं, या तो वेजिटेरियन, ये 3 कैटेगरीज है इसमें। वो कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 बहुत बड़ी कैटेगरीज है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार खाते हैं बस, बाकी टाइम पे लिक्विड्स खाना, अर्थात जब हम खाना कहेंगे तब समझ लेना सॉलिड खाना, अर्थात सॉलिड फूड खाना, बाकी समय में लिक्विड्स, और लिक्विड्स में सब कुछ, कुक्ड अनकुक्ड दोनों। कैटेगरी 4 है, ये रेयर कैटेगरी है, पर अभी भी वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं जो कैटेगरी 4 में है, और वो कभी कभी कैटेगरी 3 में आ जाते हैं, परंतु बहुत आसानी से आते हैं, कभी 3 में आते हैं फिर वापस 4 में चले जाते हैं। कैटेगरी 4 अर्थात यहाँ पर व्यक्ति ऊर्जा से जीता है, उसकी कैलोरीज होगी 10 कैलोरीज बस, 10 अर्थात 1 कप चाय पी ली हो गया। और यहाँ पर वो लोग फ्रूट्स वगैरह ये बिल्कुल पसंद नहीं आते उनको, रॉ फूड्स तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, फ्रूट से तो वैराग आ जाता है उनको, फ्रूट से ऊपर निकल जाते हैं, और रसाहार बिल्कुल नहीं करते ये लोग चाय वगैरह ले लेते हैं जिसमें बहुत कम कैलोरीज है, टी या कॉफ़ी, हर्बल टी, और कब लेते हैं, एक बार ले लिया दिन भर में 10 कैलोरी, साइंस कहता है 2000, 3000, 4000 कैलोरीज होनी चाहिए। कैटेगरी 3 1000 कैलोरीज में स्टेबल रहता है व्यक्ति, और वेट स्टेबल रहता है उसका, कैटेगरी 3 वाला। कैटेगरी 4 तो बहुत रेयर है, पर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कैटेगरी 4 रहे भी है उनके साथ, जो कैटेगरी 4 में है, जो इतना सा ग्रीन टी ले लेते हैं या हर्बल टी हो गया, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी है वर्तमान में, और ये बहुत, पर हमारे इस भट्टी का लक्ष्य कैटेगरी 4 नहीं है, क्योंकि कैटेगरी 4 जबरदस्ती लाइन नहीं जा सकती, वो परिणाम है, धीरे धीरे ही आएगी वो, कोई जबरदस्ती फोर्स से अगर करे तो मृत्यु हो जाएगी। कि मैं खाना पीना छोड़ दूं, खाना पीना छोड़ने की यात्रा नहीं है, ये एंजॉयमेंट की यात्रा है, मनोरंजन की यात्रा है। इसलिए कैटेगरी 4 वाले जो है वो तो बहुत खुश रहते हैं और एकदम हेल्दी रहते हैं। कई लोग तो मोटे हैं इसमें और उनका वजन बढ़ते ही जा रहा है, खाते पीते कुछ नहीं पर वजन बढ़ रहा है। तो ये 4 कैटेगरीज है। इस भट्टी का लक्ष्य है हम कैटेगरी 3 तक पहुंचेंगे। तो ये 20 दिन प्रश्न उत्तर है और अगले लास्ट 21 दिन जो होंगे वो हम कैटेगरी 3 का अनुभव करेंगे, जो है लिक्विड। कैटेगरी 3 अर्थात लिक्विड लाइफस्टाइल। 4 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, उसको जीवन ही बनाना, क्योंकि वो करते ही अनुभव होगा कि इतना हल्कापन आ गया है और वजन एकदम स्टेबल, रादर बढ़ गया। आज का 19वां दिन है हमारा अपना लिक्विड डाइट का। चालू जब किया था तो 61 62 वेट था, अभी 66 है। लिक्विड पे भी 4 किलो 5 किलो वजन बढ़ गया है। लोगों को जब भी रसाहार पर जाते हैं सबसे बड़ी बाधा जो है वो है वेट लॉस। इसलिए वेट स्टेबलाइजेशन इस भट्टी का मुख्य लक्ष्य है। अगर किसी का ये करते हुए वजन कम हो रहा है तो वो इस यात्रा में नहीं है, वो कुछ और ही कर रहा है। इसमें वेट या तो बढ़ेगा या तो स्टेबल होगा। वेट स्टेबल है, अगर ज्यादा है तो भी कम नहीं होना चाहिए। किसी का पहले से ही ज्यादा है वो भी कम ना हो, वो फिर वो प्राणिक लिविंग में नहीं है, वो कुछ और कर रहा है। 3 क्राइटेरिया है प्राणिक लिविंग के, प्राणिक जीवन के। पहला, वेट स्टेबल हो जाना चाहिए। दूसरा, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहनी चाहिए, अपने आप एनर्जी लेवल बढ़ जाए। पहले जो ऊर्जा थी उससे अभी इतना अनुभव हो कि क्या करूं और क्या नहीं है, डायनामाइट, ऊर्जा का विस्फोट कर दूं, ऐसी अनुभूति हुई। सुबह 1 बजे उठ गए, अभी सोने की इच्छा ही नहीं है, ऊर्जा ही ऊर्जा, क्या करूं इतना टाइम है। और तीसरा क्राइटेरिया है नींद आधी हो जाएगी। ये 3 क्राइटेरिया है प्राणिक लिविंग के, ब्रेदारियन के, ये 3 क्राइटेरिया है। ये रॉ फूड में जैसे ही लोग रॉ फूड पर जाते हैं वजन घट जाता है, दुनिया दुश्मन बन जाती है, माँ बाप कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, ये गाल अंदर चले गए। पहले 60 किलो वजन था, दिखने में कितने अच्छे थे, अभी 30 हो गया, 35 हो गया, खत्म।
पर स्वस्थ तो तब भी है, बीमारी कोई नहीं है पर दिखने में ठीक नहीं है, देखने वाले दुखी हो रहे, ये कर क्या रहे? माना तुम बीमार नहीं हो पर दिखने में भी तो ठीक लगना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है मापदंड, वजन स्टेबल ही रहना चाहिए, जो हम 21 दिन करेंगे, लास्ट 21 दिन, पहले 20 दिन प्रश्न उत्तर, अभी प्रश्न चालू नहीं किया, कर रहा हूं अभी, धीरज रखो थोड़ा सा क्योंकि बहुत खतरनाक प्रश्न है। दूसरा क्राइटेरिया बताया एनर्जी लेवल हाई। तीसरा क्राइटेरिया नींद धीरे धीरे कम, नींद पर पुरुषार्थ नहीं करना है, नींद को कम करने का, अपने आप हो जाएगी। क्योंकि अभी नींद क्यों आती है? फूड इज एनेस्थीसिया, ड्रग है वो, इतना डाल देते हो अंदर सॉलिड कि वो पचाने में ही सारी ऊर्जा जाती है। इसलिए हमारे भट्टी का लक्ष्य है कैटेगरी 3 पहुंचना। कैटेगरी 3 में कैलोरीज होगी लगभग 1000। अभी हमारी जो कैलोरीज है वर्तमान हमारी खुद की, वो 1100 और 1200 है। जो लोग 1100-1200 कैलोरीज, उसमें होगा एक ड्रिंक है, एक लिक्विड है, 2 लिक्विड है और एक सूप वगैरह है, इस 2 या 3 बार है। कैलोरीज है 1200। यही साइंस के लिए चैलेंज है। कैटेगरी 3 इटसेल्फ इज चैलेंज, और कोई बीमारी नहीं। और बीमारी से मुक्त हो जाना, वजन घट जाना, ये एक छोटा सा साइड इफेक्ट इस भट्टी का है। अगर कोई इस लक्ष्य से करते हैं कि मुझे बीमारी से ठीक होना है, तो प्राणिक लिविंग उनके लिए नहीं है। वो नेचर क्योर सेंटर पे चले जाओ, वहाँ आपको कुछ वो नेचुरोपैथ होते हैं, वो आपको कुछ सिखाएंगे, या कोई ऐसी पैथीज है वहाँ पे जाओ, वो करेंगे, रॉ करो, ये करो, वो उससे छूट जाएंगे। प्राणिक लिविंग वो नहीं है। ये तो आत्मा की उत्थान की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है, अशरीरीपन होने की यात्रा है, ये मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की यात्रा है। अगर ये लक्ष्य नहीं है और केवल शरीर का लक्ष्य है तो भटक जाएंगे। इसलिए 3 क्राइटेरिया कौन से बताएं? पहला, वेट स्टेबल रहना चाहिए। इसलिए जिनके पास वेइंग मशीन नहीं है वो घर गृहस्थी में रहने वाले आज ही वेइंग मशीन खरीद लो और रोज अपना वजन चेक करना है। ये कोई जीवन भर नहीं करना है, कुछ समय, एक समय आएगा कि हमें खुद ही पता है कि कितना वजन है, घटा नहीं है। टू बी ऑन द सेफर साइड, तो सबसे पहला रोज एक ही टाइम पर, सुबह के टाइम पर वजन चेक करना है, सेम वस्त्रों में, नहीं तो वस्त्र भी तो बदल बदल के, और कभी ज्यादा, कभी जूते, कभी कुछ, एक ही समय अगर करो तो बहुत अच्छा। वेट स्टेबिलाईजेशन। दूसरा, एनर्जी लेवल हाई। तीसरा, नींद अपने आप आधी हो जाएगी। ये 3 क्राइटेरिया जब पूरे होंगे तब कहेंगे प्राणिक लिविंग पर तुम चल रहे हो। और 4 कैटेगरीज बताई। कैटेगरी 0 जिसको पता ही नहीं ऊर्जा के बारे में। कैटेगरी 1 उसने सुना है, कोई लेक्चर सुन लिया कि ऐसा भी होता है तो थोड़ा सा अवेयरनेस है। कैटेगरी 2 अर्थात अनुभव करने लगा, उसने करके देखा, एक दिन कल नाश्ता नहीं था, लिक्विड से दूध था, तो देखा कि ऊर्जा ज्यादा है। सुबह सुबह जो इतना सारा सॉलिड खा लिया, उसको पचाते पचाते ही कितना सॉलिड फूड शरीर में एक दिन से ज्यादा रहता है, लिक्विड फूड एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। फिर वो लिक्विड कुछ भी हो, चाहे कुछ भी सब्जी है उसी का जूस बना दिया, वो जल्दी पचेगा। स्मूदीज वो भी देखेंगे हम आगे आगे धीरे धीरे। तो ये 4 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है लिक्विड वाली, पर कभी कभी सॉलिड ले लेते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और सॉलिड में जाएंगे तुरंत लिक्विड पर भी आ जाएंगे। रादर ये जो 21 दिन की भट्टी चलेगी वो लिक्विड की भट्टी इसलिए होगी कि लिक्विड लेने के बाद भट्टी जब पूरी होगी तो जबरदस्ती सबको सॉलिड पर जाना है, ताकि अनुभव करने के लिए, क्योंकि सॉलिड और उस भट्टी में कोई इनिमा नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि इनिमा सब लेना अर्थात यू एस्केप सफरिंग, जो दुख होने वाला है उससे आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि खाया और निकाल दिया, दुख हुआ ही नहीं। यहां तो दुख का अनुभव करना है परमानेंट वैराग के लिए, परमानेंट वैराग के लिए। वो आगे की यात्रा होगी। अभी प्रश्नों की तरफ आते हैं। वो और कैटेगरी 4 10 कैलोरीज से भी ज्यादा। पहला प्रश्न, माई सेल्फ चंद्रशेखर, एज 33, कुमार। सबसे पहले तो कुमार है और 33 एज है, यही बहुत बड़े भाग्य की बात है। और 45 साल तक ऐसे ही जमा के रखना बस। इसी में मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति भरी हुई है। वजन है 60, हाइट है 5-10 फीट। प्रश्न है, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, डेली 12 से 13 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूं।
12 से 13 घंटा पढ़ाता हूँ, मतलब 12 से 13 घंटा काम कर रहे हैं। इसमें दो प्रश्न हैं हमारी तरफ से। पहला तो इतना काम क्यों कर रहे हो? इसमें दो ही कारण हो सकते हैं, या तो नीड या ग्रीड। ये ग्रीड है या नीड है, पहला तो ये निश्चय करो कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ। क्या वास्तव में आवश्यकता है? क्योंकि संगम युग का समय बहुत अमूल्य है। वो इतने छोटे लक्ष्य के लिए अगर 13-13, 14-14 घंटे दे रहे तो पुरुषार्थ कब करेंगे, तपस्या कब करेंगे? आप प्रश्न सुनते हैं क्या है? तो 12 से 13 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ। क्या सिर्फ नेचुरल लिक्विड पर रहा जा सकता है? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि अगर 12 घंटा पढ़ाना है और 3 बार अगर सॉलिड भोजन, सॉलिड अर्थात ठोस आहार, सॉलिड अर्थात जिसको चबाना पड़ता है, बाइट करना पड़ता है, रिप करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है दांतों से, ये सब धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि ये पाश्विक है, ये पशु तुल्य है। हम धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है हमारी, लिक्विड की यात्रा है। जितना जितना चबाना, मैस्टिकेशन, ये सारा करना, ये सॉलिड के लिए डाइजेस्ट करना पड़ता है। और अगर 3 बार कर रहे हो तो इतना नींद आएगी। अगर इतना काम करना है फिर तो जबरदस्त, ये नुकसान तो पहले ही हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। वैसे मैं एक टाइम कुक, एक टाइम जूस पर हूँ, एक मन से और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। 1 महीने से, एक महीने से एक टाइम कुक्ड और बाकी जूसेस। सबसे इनका प्रश्न है, क्या नेचुरल लिक्विड पर रहा जा सकता है? नेचुरल लिक्विड अर्थात जूसेस, स्मूदीज। प्रश्न ये है ही नहीं कि किस पर रहा जा सकता है और किस पर नहीं रहा जा सकता। हम ये देख रहे हैं कैटेगरी 4 है लोग जिनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का कंपैरिजन कैटेगरी 4 के साथ करना है। हर चीज़ का कंपैरिजन किसके साथ करना है? कैटेगरी 4 के साथ। वर्तमान में कितने लोग हैं? विक्टर ट्रिवियागो, कितने साल तक वो कुछ भी नहीं था, कैटेगरी 4 पर था। आज एक बहन है मीरा, वो कैटेगरी 4 पर है 2002 से। कितने सारे हैं? जस्मीन कैटेगरी 4 पर थी, अभी कुछ सालों से कैटेगरी 3 पर है। उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से ट्रेन कर दिया है और उनको काम इतने सारे करने, किताबें लिखनी है और कुछ करना है, वो सीधा कैटेगरी 4 पे है। और वो धीरे धीरे आई है, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं लाई है। वो पढ़ाई करते 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 करते, या फिर उनको कोई अचानक से मदद मिल गई। और इतिहास में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण कैटेगरी 4 के। लेटेस्ट उदाहरण जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा, प्रहलाद जानी जी, नीचे आबू रोड के नीचे ही थे। कितने सारे प्रयोग किए गए, 80 साल तक ना खाना ना पीना, कैटेगरी 4। HRM 411 दिन स्टर्लिंग हॉस्पिटल अंडर डॉक्टर सुधीर शाह के अंडर थे, कैटेगरी 4। तो कैटेगरी 4, हर एक प्रश्न का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? कैटेगरी 4 के साथ। ये सब हम मान्यताएं हमारी। तो इनका प्रश्न है, लिक्विड पर रहा जा सकता है? पहले तो रहा जा सकता है, परंतु केवल नेचुरल लिक्विड्स पर ही नहीं रहना है, दोनों। ये भी एक बंधन है कि मुझे केवल यही पीना है। अगर ऐसी जगह चले जाओ वहाँ फ्रूट्स है ही नहीं, फिर क्या करोगे? अगर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ रस मिलता ही नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। फ्रीडम होना चाहिए। वो नहीं है तो सॉलिड खा लो, और सॉलिड खाने के बाद अगले 4 दिन, श्री अरबिंदो कहते हैं, अपने लिए कहते हैं कि मैं 4 दिन भोजन करूंगा और अगले 4 दिन मुझे कुछ ना मिला तो भी चलता है। इसको कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम वो नहीं है डर डर के जीना कि हम तो भाई जूस ही पीते, हम तो केवल कच्चा ही खाते, अगर कच्चा मिला ही नहीं तो फिर तो मर जाएंगे। वो नहीं, फ्रीडम की यात्रा है ये, परंतु वो धीरे धीरे आएगा। फ्रीडम एक दिन में नहीं आएगा। तो प्रश्न है, लिक्विड डाइट पर रह सकते हैं क्या? इनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लिक्विड को डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाए। डाइजेशन कम होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जितना जितना हमको अपने शरीर को डाइजेशन के शरीर से एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है। अगला प्रश्न है बी के रुचि, उम्र 39, वेट 52, हाइट 5.2। When I fast for a day, I create a lot of acidity. जब मैं उपवास करती हूँ तो बहुत एसिडिटी होती है इन माई बॉडी, और फिर वॉमिटिंग होता है, फिर हेडेक चालू होता है। अगर मैं 12 घंटा ना खाऊं तो ठीक है, पर अगर अंत 14 घंटा से ज़्यादा अगर एंड मोर देन माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, सिर दर्द चालू हो जाता है। एंड देन द बॉडी सफर्स मोर आफ्टर ईटिंग। इवन दो आई अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट फास्टिंग, वी नीड टू रिप्लेस फूड बाय सम अदर प्राणा, बट स्टिल माइग्रेन हिट्स एट टाइम्स, प्लीज गाइड व्हाट कैन बी डन। वो पूछ रही है कि 12 घंटा उपवास करती हो तो ठीक हो, परंतु 14 घंटा अगर हो गया तो माइग्रेन आ जाता है।
सबसे पहला उपवास करना बंद करना है। नो फास्टिंग, नो ड्राई फास्टिंग, नो वाटर फास्टिंग। फास्टिंग वैसे बहुत अच्छा है, परंतु उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो प्राणिक लिविंग के खिलाफ है, और वो ऐसा है, फास्टिंग में आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर चली जाती है, बहुत क्विक डिटॉक्स हो जाता है। हमको क्विक डिटॉक्स नहीं चाहिए, हमको स्लो डिटॉक्स चाहिए, बहुत स्लोली स्लोली। और इसको फास्टिंग में व्यक्ति खाया, फास्टिंग किया 24 घंटा, उसके बाद वापस खाना चालू कर देता है, परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसलिए ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है। इसलिए और ये भी प्रॉब्लम्स है लोगों को, क्योंकि वैसे तो है तो ये डिटॉक्स सिम्टम, परंतु फिर भी स्लो डिटॉक्स करना है बॉडी को, धीरे धीरे डिटॉक्स होनी चाहिए। नहीं तो ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे 12 घंटा तक ठीक है, पर 14 घंटे में जाते ही माइग्रेन आ जाता है। इसलिए नो ड्राई फास्ट, नो वाटर फास्ट। इस यात्रा में ड्राई फास्टिंग नहीं है अलाउड। चक्कर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। हाँ, अगर किसी को बहुत समय से अभ्यास है तो फिर ठीक है। जिनको बचपन से ही अभ्यास है, हर हफ्ता एक बार 2 बार करते हैं, माता है उनको अभ्यास है, उनके लिए ठीक है। पर जिन्होंने कभी किया ही नहीं और सीधा अभी चालू कर दिया, उनके लिए तो हेडेक हो जाएगा। तो सबसे पहला तो फास्टिंग करना बंद करो उत्तर में। दूसरा, वाटर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग नहीं करना है, और लिक्विड्स इंक्लूड करो। सुबह से चालू कर दो, अगर चाहे तो 6 बजे लिक्विड ले लो, फिर 8 बजे लो, फिर 10 बजे लो, 2-2, 3-3 घंटे में यदि भूख लगती है तो। और इसमें दोनों इंक्लूड कर सकते, कुक्ड अनकुक्ड बोथ चाहे तो। तीसरा प्रश्न है, फास्टिंग के दिन भूख नहीं लगती पर सर भारी हो जाता है, मुंह से डकारें आती है, जोर जोर से फैटी लीवर की शिकायत होती है। एनिमा सुबह फ्रेश होने के बाद ले, या पहले 4 से 5 दिन एनिमा लिया पर पेट कुछ साफ नहीं हुआ, अभी भी रोज ले रहे हैं। नाम बताया अपना। दूसरा, एनिमा। हमने कहा था कि एनिमा पर एक पूरी क्लास हुई थी कि ये बहुत अच्छा टूल है कि जिससे शरीर में हमने जो कुछ खाया है वो सब कुछ गंदगी बाहर निकल जाती है। परंतु इस यात्रा में अधिकतर ब्रेदारियन एनिमा रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ खाते हो और फिर एनिमा करके उसको निकाल देते हो। यू एस्केप सफरिंग। आदत वैसी ही बनी रहती है खाने की। हमें तो यहां पर अपनी मूलभूत आदतों पर अटैक करना है। और सबसे बड़ी आदत, ये पूरी भट्टी का लक्ष्य अगर पूछा गया क्या है, तो वो है सॉलिड फूड से अपने आप को मुक्त करना है और धीरे धीरे लिक्विड्स की तरफ जाना है। लिक्विड में 4 बातें आएगी जो कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। लिक्विड मतलब केवल गन्ने का रस और ऑरेंज जूस, ऐसा नहीं। लिक्विड में 4 चीजें हैं। सबसे पहला है पानी, पानी जैसी कंसिस्टेंसी। दूसरा, नारियल पानी। तीसरा, ग्रीन टी, कॉफी अगर कोई लेता है तो कॉफी, चाय अगर लेता है तो चाय। लिक्विड एकदम तरल, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जूसेस। 3 प्रकार के जूसेस है। पहला जूस वेजिटेबल जूस, दूसरा फ्रूट जूस, तीसरा ग्रीन जूस, पत्तियों का जूस। ये हो गया जूसेस। तीसरी कैटेगरी है सूप, सारी सब्जियों का सूप, और ये बहुत अच्छा टूल है थोड़ा सा वैरायटी के लिए। नहीं तो केवल जूस पी पी के व्यक्ति का सबसे पहला हाल ये होता है कि डिटॉक्स बहुत होता है, एकदम अशरीरीपन में पहुंच जाता है। वो बोल जैसे मैं फरिश्ता हूं, परंतु वजन बहुत भयंकर घट जाता है। 60 से सीधा 40 हो जाता है। और वो यात्रा सस्टेनेबल नहीं है। इसके लिए फ्रूटेरियन सस्टेनेबल नहीं है, रॉ फूड भी सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, जो पहले से कर रहे हैं भले करते रहे, पर जो नए हैं वो तुरंत इस पे नहीं जाना है। तो तीसरी कैटेगरी है लिक्विड्स में सूप, और चौथी कैटेगरी है स्मूदीज। इसमें 2 चीजें, फ्रूट्स और नट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो अगर रखो तो वेट एकदम से घटेगा नहीं। हमको तुरंत वेट घटाना नहीं है। बहुत क्विक और बहुत फास्ट डिटॉक्स नहीं चाहिए जिसमें शरीर की एकदम सारी गंदगी बाहर और फिर हमें को एकदम अच्छा फील होने लगे। पर कब तक चलेगा वो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन? यहाँ तो जीवन बनाना है और इसको सस्टेनेबल करना है, दीर्घकालीन तक चलाना है। इसलिए प्राणिक यात्रा में हमें काम, एक्चुअली हम भोजन पर नहीं कर रहे काम, ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। साथ साथ प्रकृति के समीप जा रहे हैं, तो अपने आप ये चीजें हमारे से हटती जाएगी और हम एक अनुभव करेंगे कि जैसे सॉलिड खाते हैं तो रिजिडिटी आती है शरीर में, लिक्विड खाते हैं तो लिक्विड अनुभव होता है, बहुत हल्कापन रहता है पूरा दिन। हो सकता है कुक्ड सूप खाया फिर भी हल्कापन।
अगर कोई हमसे पूछे कि कुक्ड लिक्विड ले या सॉलिड रॉ ले, तो क्या उत्तर होगा? कुक्ड लिक्विड। एक है सॉलिड रॉ अर्थात सलाद, यहां सलाद रखा हुआ है और यहां सूप रखा हुआ है। सलाद अर्थात ईटिंग, उसमें डाइजेशन एक्टिवेट होता है। लिक्विड अर्थात एब्जॉर्प्शन। ये भले कुक्ड है फिर भी वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए शरीर में हल्कापन इधर ज्यादा होगा। इसलिए यात्रा धीरे धीरे, और अगर लेवल 4 तक पहुंचना है तो बिना लिक्विड के हम लेवल 4 तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो एडिक्शन है, व्यसन है, वो है चबाने का। हमको क्या चाहिए? चबाना, 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 चबाना। बाइटिंग, रिपिंग एंड टेयरिंग, फाड़ना, चबाना, काटना, ये हमारी सबसे गहरी आदतों में है। अगर हम इस आदत से मुक्त हो जाए तो धीरे धीरे विकारों वाली आदतों पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अचानक स्वराज्य अधिकारी की स्थिति आ जाएगी, फिर किसी एनीमिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी फास्टिंग की आवश्यकता नहीं। लोग फास्टिंग तो करते बहुत अच्छा, परंतु वापस उसी भोजन पर आ जाते फिर, और टू मच खाना चालू कर देते, क्योंकि वजन एकदम घट गया। एकदम वजन घटाना और एकदम बढ़ाना, ये दोनों ही हानिकारक है। और इस यात्रा पर इसलिए तो फास्टिंग तो वैसे भी, कोई वजन घटाने के लिए अगर फास्टिंग करे तो गलत है, वो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इनका प्रश्न वही है कि एनीमा और भूख और ये सारे फास्टिंग रिलेटेड। पहला तो फास्टिंग नहीं करना है, क्या करना है? लिक्विड्स पर आ जाओ। तीसरा प्रश्न है, कल्प के अंत में जब फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं मिलेगा, बाबा ने कहा है सिर्फ दाल रोटी मिलेगी, तो तब क्या और कैसे इस प्राणिक लिविंग फॉलो करेंगे? नॉन ईटिंग स्टेज ही बच जाती है फिर, तो वो सब तो नहीं कर सकते। इससे ही जुड़ा हुआ और एक प्रश्न है, अंत में बाबा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, ये कहता है, इसके ऊपर आपका क्या चिंतन है? सबसे पहला, दाल रोटी अर्थात दाल और रोटी नहीं, दाल रोटी अर्थात आजीविका। दाल रोटी अर्थात मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, दाल रोटी अर्थात मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। जहां मतलब तुम्हारी मृत्यु होगी, पर भोजन के अभाव के वजह से मृत्यु नहीं होगी, स्टारवेशन से तुम नहीं मरोगे। भोजन, दाल रोटी मतलब, अब बेचारा कोई साउथ इंडियन बचपन से चावल खा रहा है और वो तो दुखी हो जाएगा कि लास्ट में दाल रोटी मिलने वाली, व्हाट अबाउट चावल? और दूसरे जो दाल रोटी रोज खाते नहीं, जिनको रोज माल पानी खाने की आदत है, उनको दाल रोटी में मजा आएगा? पापड़, चटनी, अचार, वो सब कहाँ है? उसका वादा तो है ही नहीं। पकोड़े, वो चाहिए। दाल रोटी अर्थात बाबा ने कहा मैं दाल रोटी खिलाऊंगा, अर्थात आई विल टेक केयर ऑफ यू। तुम भूख से तो बिल्कुल, मतलब भोजन के अभाव से तो नहीं मरोगे। मरना तो सबको है, मैं महाकाल हूं, मारने ही आया हूं। सभी के शरीरों को जलाकर मैं ले जाने आया हूं। और कल भी कहा बाबा ने, टाइम नहीं बताऊंगा कब होगा अंतकाल शरीर का, जो करना है उससे पहले कर लो। इसलिए दाल रोटी का ये अर्थ मत लेना कि ये दाल और ये रोटी। अब दाल में भी कितनी वेराइटीज है, कौन सी दाल फिर बताओ बाबा? मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल। रोटी भी कितनी प्रकार की, रोटी मतलब सादी रोटी, नमक वाली रोटी, बिना नमक की रोटी, थेपला, पराठा, आलू का पराठा, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी। कौन सी रेटू बाबा? मुझे वो ये गेहूं की रोटी चलती नहीं, सीलियाक डिसीज है। पहले ये करो, क्लियर करो कौन सी रोटी की बात आप कर रहे हो। वीट मुझे चलता नहीं है, वीट से इंडाइजेशन होता है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो दाल रोटी अर्थात आज ही को मैं तुमको खिलाऊंगा, तुम भूख से नहीं मरोगे। दूध घी की नदियां बहेंगी, मतलब दूध घी की नदियां नहीं, भरपूरता, प्रचुरता, समृद्धता। तो यहाँ पर ये पूछा है, कल्प के अंत में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं मिलेगा, बाबा ने सिर्फ दाल रोटी, बाबा ने कहा दाल रोटी। पहली बात तो ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने की यात्रा है ही नहीं। और जैसे कहा कैटेगरी 3 में ही व्यक्ति फ्रूट से ही पर निकल जाता है। वो न्यूट्रिशन को ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है कि इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, उससे ऐसा मिलेगा, उससे ये खाओ, पालक खाओ तो उससे वो मिलेगा। ये सबसे परे की यात्रा है ये। और ड्राई फ्रूट्स तो इतने हेवी लगने लगते हैं कैटेगरी 3 में ही कि कैटेगरी 3 वाला व्यक्ति ड्राई फ्रूट से बाहर निकल जाता है।
धीरे धीरे। हाँ, पर हम ये नहीं कह रहे। और ये यात्रा किसको कहाँ से चालू करनी, जो जहाँ है वहीं से चालू करो। ऐसा नहीं कि आप अगर चाय पी रहे हो तो चाय छोड़ो, चाय से ही चालू रखो, चाय चालू रखना, कॉफी चालू रखो। ऐसा नहीं कि फ्रूटेरियन है तो फ्रूट्स छोड़ो, फ्रूट से ही चालू कर दो। कुक्ड खा रहे हैं तो कुक्ड से ही चालू करो यात्रा। जहां जो है वहीं से यात्रा चालू करनी है, उसको बदलना नहीं है। धीरे धीरे इसको समझना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, प्राणिक ऊर्जा को अपने भीतर। तो प्राणिक लिविंग फॉलो कर सकते। पहले तो प्राणिक लिविंग ये है ही नहीं, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये पहला। ये अभी इसका तो बहुत बड़ा प्रश्न है, फिर पढ़ लेते। ओम शांति। मैं दिन 1 से ये भट्टी फॉलो कर रही हूँ, बस डे 3, 4, 5, 6, 7 मिस हुआ है। फॉलो करने से ज्ञान चिंतन अच्छा हुआ है और भोजन के बदलाव से भी फायदा हुआ है। व्यर्थ से ज़्यादा मुक्त होने लगी हूँ। मेरा सवाल, अभी आप कह रहे हो कि अनाज खाने से मुक्त होना है क्योंकि विकार की जड़ अन्न है। देवताएं बहुत कम खाते थे, वे भी एंजॉयमेंट के लिए रसीले फल ही खाते थे। मगर बाबा ने भी कहा है कि सतयुग में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। कभी कभी 56 प्रकार का भोग खाना तो सतयुग में होगा। और दादी गुलजार जी ने भी कहा है एक क्लास में कि कई सतयुग में बेकिंग के बनाए खाद्य पदार्थ होंगे। देवताएं तो खाना खा रहे। तो एक तो ये महावाक्यों में भी कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, और आप जो अभी ब्रेदारियन सोल बनने के लिए कह रहे हो, इसमें भी थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि अभी खान पान पर इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों। कम खाना चाहिए, ये मानती हूँ, इससे हल्का बनाता है, शरीर खींचता नहीं, मगर बिल्कुल सॉलिड से मुक्त क्यों, जबकि सतयुग में खान पान के 36 प्रकार के पदार्थ एक बार के भोजन में ही लिए जा रहे हैं। सबसे पहला 56 प्रकार के भोग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? लेट अस फोकस ऑन दिस। सबसे पहले 56 भोग। श्री कृष्ण, इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश होने लगी, श्री कृष्ण गए गोवर्धन पर्वत को उठाया। कितना दिन उठाया? 7 दिन। अब 7 दिन उन्होंने न खाया न पिया। उसके बाद जोर से भूख लगी तो ब्रिजवासियों ने उनको क्या किया? 7 दिन का भोजन। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8, 7 8 जा 56। तो 56 प्रकार का भोजन खिलाया। अब पहली बात, श्री कृष्ण सतयुग में किसी गोवर्धन पर्वत को उठाया है क्या? तो ये कहानी कहां से आई है? द्वापर से कहानी बनी है ये। तो ये कहानी भक्ति मार्ग की है। 56 प्रकार का भोग। देवताएं ऐसा सब क्यों करेंगे? ये कहानी द्वापर की कहानी है। दूसरी कहानी, श्री कृष्ण और राधा गोलोक में रहते हैं, और वो जो जिस कमल पर वो खड़े हैं वो पंखुड़िया है, वो 56 पंखुड़िया है, वो दूसरी कहानी। तीसरा, 6 प्रकार के रस होते हैं, कहानी नंबर 3। 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। कौन कौन से स्वाद होते हैं? एक होता है नमकीन, एक होता है मीठा, अगला होता है कड़वा, तीखा और अम्ल, कसेला। कसेला अर्थात टी, कॉफी, ये सारे होते हैं। ऐसे 6 प्रकार के ये रस है। ये 6 का सारा कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन अगर किया जाए तो 56 बनते हैं। और वो 56 प्रकार के भोगों में इतनी सारी वेराइटीज है, ये 56 की लिस्ट है। पर नए नए जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग 56 प्रकार है। रसगुल्ला, चंद्रकला, रबड़ी, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें 56 है। पर दूसरी जो कैटेगरी दिखी है उसमें कुछ और ही है। इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट, ये कोई मेल नहीं है, अलग अलग, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है। तो क्या देवता जो अभी अभी परम धाम से उतरे, वो ये दही, दाल, चटनी, कड़ी, साग कड़ी, मटरी, बड़ा, पूरी, क्या है, बाटी, कितनी सारी है इसमें, ये सब, ये कौन बनाएगा उधर? पापड़, लड्डू, खीर, घी, मक्खन, मलाई, शाक, मोहन भोग, अचार, क्या क्या है इसमें, लस्सी, ये सब एक साथ खाएंगे? हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे उधर। तो सबसे पहला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट है। रही बात ये इन्होंने जो कहा है दादी गुलजार की क्लास की, दादी गुलजार की सारी क्लासेस हमने सुनी है, और बाबा ने सतयुग का जो वर्णन किया है उसकी भी सारी मुरलिया में बाबा ने जिस तरह का वर्णन किया है वो कुछ और ही वर्णन किया हुआ है। तो उसको थोड़ा और ध्यान से सुनो। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी। आपके लिए तैयारी हो रही है। गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 1981। नेचर के सुख लेने के लिए अभी ओरिजिनल नेचर को बनाओ, सबसे छूट जाएंगे।
ये सब मुरलियों में है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप पढ़ सकते हैं इनको। जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल पवित्र होगा, नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया खटाई जाती है, ऐसे आपको टेस्ट चाहिए उसका फल में रस डालो और वह टेस्ट आ जाएगी। ये सब वर्णन लिखे हुए सतयुग के बारे में। तो सबसे पहला हाँ फल होंगे, रसीले फल होंगे, उनको चबाने की जरूरत ही नहीं, लगाया मुंह और गए। रसाहार, लिक्विडेरियन, कैटेगरी 3, ठीक है। तो इसको हम फिर कर लेंगे। और कल से हम सोच रहे हैं कि कई भाई बहनों ने कहा है कि क्लास का टाइम 5 बजे कर दिया जाए, 5 से 6, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 10 या 6, 10 तक तो पूरा करेंगे ही करेंगे, ठीक है, पक्का, वादा तो नहीं कर सकते कोशिश करेंगे 6 या 6, 10 तक। तो कल से क्लास का टाइमिंग होगा 5। और बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, तो जितना हो सके प्रश्नों के उत्तर हम खोजेंगे और अव्यक्त वाणियों के आधार पर, मेडिकल साइंस के आधार से, प्राणिक लिविंग के आधार पर, संसार में जो नेचुरोपैथी है उसके आधार पर, एलोपैथी के आधार पर, सारे आधार से प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात जो कही, प्रश्न का एक ही उत्तर है, सारे उत्तर 0 से आते हैं, तो प्रश्न ही खत्म हो जाए, ऐसा अभ्यास। और जो जिनको रियल करना है उनको सारे उत्तर अपने आप मिलेंगे, ठीक है। तो तूफान भर अपने अंदर एक उफान भर, तू पार कर हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। तन तो पानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर,